केंद्र में जो सरकार है उसको पता लग गया कि बाय इलेक्शन में उसकी हार हुई है, इसीलिए उसने इसको रोल बैक करके किसान आंदोलन को किया। निजीकरण अगर बंद नहीं करोगे तो आपके आने वाले 5 राज्यों में भी आपकी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। जो धार्मिक उन्मादों में फंसे हुए लोग हैं, ना तो यहाँ कोई सामाजिक क्रांति हो सकती है और ना ही कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब समय आ गया है, जब हम बार बार 85-90% की बात करते हैं और 10% से अपनी लड़ाई की बात करते हैं, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है 2 अप्रैल का, जब सरकार ने जुडिशरी के इनडायरेक्ट माध्यम से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 को खत्म करने की बात करी, तो उस दौरान पूरे देश का बहुजन समाज, दलित समाज रोडों पर आया और बिगर किसी नेता के आया, बिगर किसी पार्टी के आया, बिगर किसी संगठन के आया, और वो सफल बंद रहा। देश की सरकार को वापस पार्लियामेंट के अंदर ये जो कानून था वापस करना पड़ा और इसके बाद जुडिशरी को भी रोल बैक करना पड़ा। अब ऐसे ही हमें, मैं समझता हूं, जो ये जातिगत जनगणना की बात है, इसमें हमें अब रोडों पर आना पड़ेगा और इससे सही समय कोई नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और अभी किसान आंदोलन भी कोई ऐसे ही रोल बैक नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में जो सरकार है उसको पता लग गया कि बाय इलेक्शन में उसकी हार हुई है, इसीलिए उसने इसको रोल बैक करके किसान आंदोलन को किया। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है, मैं समझता हूं अभी इस जातिगत जनगणना पर हम दबाव बना सकते हैं। हमें इन पॉलिटिकल पार्टियों पर दबाव बनाने का एक चुनावी समय बहुत बेहतरीन रहता है। हम सब लोगों को एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। तमाम बहुजन को इकट्ठा होकर सामाजिक परिवर्तन, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी, एक मंच पर आकर पूरे देश में एक भारत बंद की कॉल दें, संसद का घेराव करें, रोडों पर आ जाएं और इनको जताएं और बताएं कि अगर आप लोग हमारा जातिगत जनगणना नहीं करोगे, निजीकरण अगर बंद नहीं करोगे, तो आपके आने वाले 5 राज्यों में भी आपकी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। इस पर हमें अब दबाव बनाने की जरूरत है। सदन में मैं समझता हूँ ये मुद्दा ज़रूर पास होना चाहिए। बात रही कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, तो मैं एक बात ज़रूर मेरे मन में है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी 25 साल से सामाजिक आंदोलन कर रहा हूँ। चाहे मिर्चपुर में जब दलितों के घर जला दिए हों, गोहाना हरियाणा में दलितों को मारकर भगा दिया था, चाहे वो अरुण वाल्मीकि को भी आगरा में पुलिस ने पीट दिया था, चाहे वो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को रेप कर जला दिया गया था, और बहुत सारे एट्रोसिटी के केस और सब प्लान पर भी मैं दिल्ली में लड़ रहा हूँ। मैं एक जरूर मेरे मन में टीस है कि हम सब लोगों को, जब एक पंथ या एक समुदाय, एक जाति की लड़ाई होती है तो दूसरी जाति चुप कर बैठ जाती है। हमें बहुजनों को, बहुसंख्यकों को, मूल निवासियों को, चाहे वो किसी एक कम्युनिटी का मुद्दा हो, हर कम्युनिटी को इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और उनकी लड़ाई को एक आवाज़ बनानी चाहिए। अगर ये हम बनाने में सफल हो गए तो मैं समझता हूँ जो हमारा जातिगत जनगणना ये भी हो जाएगी, हमारे जो अच्छे लीडरान हैं इन्हीं सामाजिक आंदोलनों से निकलेंगे और सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जलते घर को देखने वाले फूस का घर आपका भी है, आगे आग की ये पीछे, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है, बाकी मुकद्दर आपका है। ये हमारा जो समाज है ना, ये आग का गोला है और जिस दिन ये आंधी बन के आएगा तो उस दिन ये फूस का छप्पर आपका बचेगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इन पार्टियों के। मुझे कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इससे लेना देना है, उस राजनीति से लेना देना है कि जो हमारे कास्ट सेंसस के लिए जो आगे बढ़ेगा, हम और हमारा जितना भी लोग है हम उसका समर्थन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मंच की शोभा बढ़ाए। इससे आगे मैं, हमारे बड़े भाई सुनील सरदार जी हैं, वो कार्यक्रम के बारे में 1 मिनट कहेंगे। वो जो 21 तारीख को होने वाला है, मेरे बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। मैं सर्वप्रथम इस देश के बाबा साहब ने जो 25 तारीख को मनुस्मृति जलाई थी, उस उपलक्ष्य में जो भारत नहीं पूरे दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे ईश्वरैया जी, यहाँ के आयोजक, सबको धन्यवाद देकर आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं कि 21 तारीख को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक समृद्ध भारत और महात्मा फुले समता परिषद के तरफ से यह जनगणना परिषद है तालकटोरा स्टेडियम में, और इसके लिए आप सभी निमंत्रित हैं। लंच के बाद में 1 से लेकर तो शाम को 6 बजे तक चलेगी। यहाँ DMK, सपा, बसपा, कांग्रेस
और आरजेडी के लोग भी रहेंगे और कांग्रेस के भी लोग रहेंगे। और इसके आयोजन में शरद यादव और तेजस्वी यादव भी है। तो आप सभी को हमारे ओर से निमंत्रण देने के लिए ये जो मेरे को मौका दिया, इसके लिए मैं हमारे भाई को, छोटे भाई को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रकाश भाई फुले, वो चाहते कि हर एक का नाम फुले हो और हम भी फुले का काम करते। एक बात कहकर मैं बंद करता हूँ। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। जय भीम, जय ज्योति, जय बलराम। तो जस्टिस वी सोरैया जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया बैकवर्ड बीसी फेडरेशन की तरफ से एसआरए संगठन का निर्माण हुआ और एसआरए डब्ल्यूटीए और पैगाम का ये संयुक्त कार्यक्रम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे स्टेट से आता हूं जो प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत रखता है, वो उत्तर प्रदेश है। और वो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे पूरे देश में अगर लैंड एक्विजिशन अगर हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ है, अगर एजुकेशन में अगर सुधार हुआ है तो वो दक्षिण भारत है। और ये उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो धार्मिक उन्मादों में फंसे हुए लोग हैं, ना तो यहाँ कोई सामाजिक क्रांति हो सकती है और ना ही कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने लगभग 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो उसमें वर्गीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। इसका आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो लोग बैठे हैं जिनको नहीं बैठना चाहिए था। तो हमारे जो साथी हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो पाल समाज की आबादी है, जो बहुजन समाज के नायक मानवर काशीराम जी थे, उत्तर प्रदेश के अंदर पाल समाज ने कंधे से कंधा लगा करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और ये अब हम लोगों से ये एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, जो हम सामाजिक क्रांति को राजनीतिक में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि वैचारिकी अलग है, राजनीति में सभी जातियों का कोरम पूरा किया जाता है और समाज नीति में वैचारिक क्रांति होती है। इसलिए समाज को प्रायोरिटी में रखते हुए राजनीति, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजनीति क्या है? मैं आपको अगर 1 लाख की एक गड्डी दे दूं और कह दूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश और पूरे देश में घुमाओ, तो उस बैग में आपकी नजर रहेगी कि कोई भी यात्री उसको ऐंच ना ले, खींच ना ले। तो ये आपकी जो सोच है, ये आपको राजनीति में पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति ही तय करती है कि हमारे कपड़े का मूल्य क्या होगा, हमारे शूज का मूल्य क्या होगा, जो हम हेयर ऑयल लगाते हैं उसका मूल्य क्या होगा, और जो किसानों का एमएसपी नहीं लागू हो रहा है उस फसल का मूल्य निर्धारण क्या होगा। और ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आपने देखा कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन हम सब लोग सुनते रहे और शिरकत कितने लोगों ने किया। उनको क्या क्या कहा गया कि इस देश का किसान आतंकवादी है, इस देश का किसान खालिस्तानी है, इस देश का किसान मवालवादी है,
तो ये आपको सोचना है कि हमें क्या तय करना है, कैसे तय करना है। ये जो संयुक्त कार्यक्रम है इसकी पूरी सफलता, और मैं संदीप केसकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पर्दे के पीछे से भी रह करके इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण संचालन किया। और आज जो हमारे मंच पर जो विराजमान हैं, ये जो डायस है, तो निश्चित रूप से अभी लक्ष्मण जी ने जिक्र किया। और मैं आपको बता दूं सीमा जी के बारे में, अभी बिल्हौर की एक घटना है, उसमें सीमा जी ने एक्शन लिया और चार्जशीट अभी बता रही थी कि दाखिल हो गई है। तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज में पिछड़े वर्गों के लोग, जो दलित लोग, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आज समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं और उस विचारधारा में चलना चाहते हैं, तो हमें आपको निकल करके इनका साथ देना पड़ेगा, तभी हम बहुसंख्यक की बात कर पाएंगे, बहुसंख्यक एकता की बात कर पाएंगे। इसी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और एमपी की सीटों में आरक्षण एससी एसटी को मिलता है, तो आपके तीसरे भाई यानी ओबीसी को भी उसमें आरक्षण क्यों नहीं है? इस लड़ाई को आप लोगों को अपने बिंदुओं में जोड़ना होगा, पहली बात। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को भी जैसे एससी एसटी को आरक्षण प्राप्त है, उसी तरीके से जनसंख्या के लिहाज से ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए। ये जो आपका बिंदु है जनगणना का, ये इससे निकलता है। और तीसरा बिंदु ये है कि एक और बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एससी एसटी और उसके अनुसार ओबीसी के साथ हो रहा है। ईश्वरैया जी बैठे हैं, आप जो है चेयरमैन भी रहे, वो ये है कि हमारे यहाँ यानी कि ओबीसी में 2 सूची बन रही हैं, एससी एसटी में 1 सूची बनती थी। यानी राज्य में आपकी जाति यदि एससी है तो पूरे देश में एससी है, केंद्र में एससी है। लेकिन यहाँ ओबीसी की सूची इस तरीके से बन रही है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो है आप ये कहिए कि 234 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी की लिस्ट में हैं, लेकिन उसी सूची में केंद्र की लिस्ट में 154 जातियाँ हैं। तो ये 2 सूची, यानी कि अगर मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में मैं पिछड़ा हूँ, लेकिन दिल्ली में आते ही मैं अगड़ा हो जाता हूँ। तो ये भेदभाव ओबीसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसको भी जो है आप लोग संज्ञान में लें, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट ग्रुप जब तक नहीं बनेगा, ऐसी हजारों जातियां हैं जो स्टेट लिस्ट में हैं लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? एससी में एक लिस्ट बनेगी, एसटी में एक लिस्ट बनेगी, तो ओबीसी में एक ही लिस्ट बननी चाहिए। राज्य में अलग सूची, केंद्र में अलग सूची, ये नहीं चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।